नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आप सभी का पुनश्च स्वागत। दोस्तों, अभी नवरात्रि का पर्व हो चुका है, आगे दिवाली आने वाली है और ऐसे ये मौके ऐसे कि दिवाली के बाद में लोग हमारे समाज में शादियों का मुहूर्त रहता है, शादी फिक्स होती है और फिर कुछ दिन बाद शादी होती है, नई नई शादी होती है और शादी होने के बाद फिर सेक्स जीवन की शुरुआत भी होती है। और ये सेक्स जीवन की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत के दिनों में ही कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं, जैसे कि आप सबको मालूम है, मैं सेक्सोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम कंसल्टेंट इन सेक्सुअल मेडिसिन। स्त्री और पुरुषों को जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये ट्रीटमेंट में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम शुरुआती दिनों में ही आते हैं और उनको तुरंत ठीक करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि साल भर हमारे यहाँ मरीज आता नहीं है, उसका प्रॉब्लम साल भर वैसे ही चलते रहता है। शादी होके 1 साल हो जाता है लेकिन सेक्स ही शुरू नहीं होता है। फिर घर वाले चिंता में होते हैं कि इसको अभी शादी को 1 साल हो गया है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं है। फिर घर वाले पूछना चालू करते हैं लड़के को लड़की को, लड़के को उसके माता पिता, लड़की को उसके माता पिता कि कब हमको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में शादी के बाद में जब तक वो कपल को या दाम्पत्य को एक प्रेगनेंसी नहीं होती, एक बच्चा बच्ची जो भी है, लड़का लड़की नहीं होती, तब तक उसको उनका शादी सक्सेसफुल हुआ ऐसा नहीं माना जाता। हालांकि ये बहुत सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ बेचारे दंपतियाँ ऐसी भी रहती है कि जिनमें कुछ मेडिकल कॉजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको 1 साल में बच्चा नहीं होता है। कुछ लोगों को तो काफ़ी राह देखनी पड़ती है, कुछ लोगों को तो इवन जो IVF वगैरह जो बोलते हैं हम, टेस्ट टू बेबी वगैरह, ऐसे इलाजों के लिए भी जाना पड़ सकता है। लेकिन समाज का जो उनके ऊपर दबाव रहता है उसके कारण फिर ये लड़के लड़कियां जिनकी शादी हुई रहती है लेकिन सेक्स नहीं हो रहता है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं और फिर वो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से सलाह लेते हैं। तो ऐसा दाम्पत्य जो जिनको लड़का लड़की नहीं हुए हैं, बच्चा नहीं हुआ है, जिनको हमारे भाषा में हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, वो हमारे पास आता है और जब हम उनके साथ में बात करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि शायद इनका सेक्स ही नहीं हो रहा है, जिसको हमारे अंग्रेजी में या हमारे मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं अनकॉन्जुमेटेड मैरिज और नॉन कंजुमेशन ऑफ मैरिज, कि जब तक स्त्री और पुरुषों का यौन संबंध सक्सेसफुल प्रस्तावित नहीं होता तब तक वो मैरिज को कंजुमेट हुआ ऐसा बोला नहीं जाता है। तो यही नहीं होता है बहुत बार। तो प्रेगनेंसी तो बात की चीज़ है, सक्सेसफुल सेक्स हुआ, रेगुलरली सेक्स होना शुरू हुआ, तो ऐसा कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स में कि लगभग 100 दाम्पत्यों में 90% दाम्पत्य अगर उनका सेक्स हफ्ते में 2 या 3 बार रेगुलरली साल भर चलता है तो करीबन 90% कपल्स को प्रेगनेंसी या कंसेप्शन हो जाता है और सिर्फ 10% कपल रहते हैं जो इनफर्टिलिटी बोलते हैं हम, कि 1 साल भी शादी होने के बाद में उनका बच्चा नहीं हुआ है तो फिर उनकी जांच पड़ताल करना चाहिए। लेकिन ये कपल तो ऐसे होते हैं कि जिनमें उनको मालूम ही नहीं रहता है सेक्स कैसा करना, या उनको सेक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं और वो फिर हमारे पास आते हैं। तो ये जो कपल्स रहते हैं कि जिनका सेक्स ही नहीं होता है, उनमें क्या क्या कारण रहते हैं। जैसे आपने पिछले बार भी बोला था कि सेक्स में मुख्यतः एक तो स्त्रियों के यौन समस्याएं या पुरुषों की यौन समस्याएं, ये दोनों हो सकती है अभी भी। लेकिन क्या होता है कि समाज में जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी को पता चलता है कि इसका सेक्स ही नहीं हो रहा है शादी के बाद, तो सबको लगता है कि शायद स्त्री ही जिम्मेदार है, बट ऐसा नहीं रहता है। बहुत बार पुरुषों की भी यौन समस्याएं रहती है जिसके कारण भी ये होता है। और ऐसा बोला जाता है कि पुरुषों की सबसे बड़ी कॉमन समस्या कौन सी है, या हम जनसामान्य में सबसे ज़्यादा मालूम है ऐसी यौन समस्या कौन सी है, तो उसको बोला जाता है नपुंसकत्व या इम्पोर्टेंस। अब ये नपुंसकता जो बोलते हैं हम लोग, उसमें उसका क्या है, उसका सिम्टम क्या है या उसका लक्षण क्या है, कि पुरुषों का लिंग उत्तेजित नहीं होता। शारीरिक संबंध के लिए पुरुषों का लिंग उद्दीपित होना या उत्तेजित होना, जिसको अंग्रेजी में इरेक्शन ऑफ पेनिस बोलते हैं, जनरली पुरुषों का लिंग ढीले अवस्था में रहता है। लेकिन जब यौन संबंध में पुरुष आता है, उसको
उत्तेजना आती है, यौन उत्तेजना आती है, लैंगिक उत्तेजना आती है, तब उसका पेनिस इरेक्ट होना चाहिए। अब ये इरेक्शन क्या है, सबकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि इरेक्शन ये शरीर में, उसके लिंग में रक्त का प्रवाह बढ़ जाना, इतनी हद तक बढ़ जाना कि वो लिंग जो पहले ढीला रहता है वो पूरा हार्ड हो जाता है। और ये जो पेनिस में जो जिसकी जो रचना हुई है, भगवान ने की बोले या निसर्ग ने किया बोल सकते हैं हम लोग, उसमें ऐसा है कि उसमें कॉर्पस कैवर्नोजम नाम के 2 सिलेंडर रहते हैं और कॉर्पस स्पॉन्जियम नाम का एक सिलेंडर रहता है और उसके बीच में से मूत्र मार्ग जाता है। तो ये कॉर्पस कैवर्नोजम इतना ज़्यादा स्पॉन्जी टिश्यू रहती है कि जब यौन उत्तेजना आती है तब इसमें ब्लड फ्लो चालू होता है और ब्लड फ्लो चालू होने के कारण ये लिंग का आकार बढ़ जाता है। अब ब्लड फ्लो चालू होता है, नॉर्मली हमने देखा है, पिछले बार भी मैंने बताया था कि नॉर्मली हमारे सब अवयवों में क्या होता है कि हार्ट सब अवयवों को रक्त प्रवाह भेजता है और ऑक्सीजन यूटिलाइज करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो वापस हार्ट की तरफ आता है, यानी आर्टरीज ब्लड ले जाती है और वेन्स ब्लड लेके आती है। लेकिन यौन उत्तेजना में क्या हो जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में क्या होता है कि जैसा ही ये ब्लड फ्लो आर्टरीज में आता है तो ये लिंग का साइज बढ़ जाता है, लिंग की जो मांसपेशियाँ होती है अंदर की वो बड़ी हो जाती है और वो बड़ी होने के कारण क्या होता है कि जो छोटी छोटी वेन्स होती है जो वहाँ से रक्त प्रवाह वापस लेके आना चाहिए वो बंद हो जाती है और वो बंद हो जाने के कारण वो लिंग का आकार और उसका हार्डनेस बना रहता है। और ये जब तक सेक्स न हो, जब तक वो पुरुष का इजैकुलेशन या वीर्यपतन न हो, तब तक ये हार्डनेस बरकरार रहता है। लेकिन जब ये हार्डनेस बीच बीच में अगर बरकरार नहीं रहता है, लिंग ढीला हो जाता है, तो सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है और उसी को बोलते हैं नपुंसकता या इम्पोर्टेंस। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया था कि नपुंसकता या इम्पोर्टेंस, नपुंसकता यानी क्या कि पुंसक यानी पुरुष जो है उसमें पुरुषों के गुण ही नहीं है तो उसको नपुंसकता बोल सकते हैं। लेकिन सिवाय सिर्फ इरेक्टाइल फेल्यूर या इरेक्शन नहीं हो रहा है और उसके कारण सेक्स नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें पूरे के पूरे पुरुषों के गुण नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसलिए नपुंसकता ये शब्द आजकल हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। या अंग्रेजी में इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यानी पोटेंसी, पोटेंट नहीं है वो इम्पोर्टेंट, तो पोटेंसी तो बाकी सब काम वो अच्छा कर रहा है ना, तो हम उसको पूरा के पूरा लेबल कैसे लगा देंगे कि इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ सेक्स करने में असमर्थ है, इसलिए वो पूरे के पूरे उसके बाकी के विषयों में, जीवन के विषयों में, जीवन के क्षेत्रों में पोटेंट है, फिर उसको इम्पोर्टेंट नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आजकल इम्पोर्टेंस ये नेगेटिव वर्ड या नपुंसकता ये नकारात्मक शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बजाय एक नया शब्द जो बहुत ही टेक्निकल शब्द है उसका इस्तेमाल होता है और उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कि अगर मर्दों का इरेक्शन नहीं हो रहा है तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो व्याख्या है, संज्ञा है, डेफिनेशन है, वो क्या है कि इनएबिलिटी ऑफ अ मैन टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन फॉर सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी पहले तो अचीव होना चाहिए, यानी पहले लिंग उद्दीपित होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, तो हार्ड नहीं हुआ तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। बट हार्ड होने के बाद में सक्सेसफुल इंटरकोर्स होने तक वो मेंटेन भी रहना चाहिए। अगर वो बीच में ही ढीला हो जाता है तो उसको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये हो गई व्याख्या। और हमने जैसा सुना कि ये बड़ा सबसे ज़्यादा अगर रिसर्च कोई भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन पे चल रहा है तो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे। बीच में आपने सुना होगा कि एक ड्रग निकला था सिल्डेनाफिल, जिसको वायग्रा नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। बट वायग्रा ये जब ओरिजिनल जो कंपनी आई थी फाइजर नाम की, उन्होंने ये उनके ड्रग को नाम दिया था। पर अभी वो नाम के बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे ब्रांड्स हमारे देश में भी उपलब्ध है। तो वायग्रा शब्द अपन ने ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जो मॉलिक्यूल है सिल्डेनाफिल, ये मॉलिक्यूल आया और ये मॉलिक्यूल भी बहुत अपघात से आया, बाय एक्सीडेंट आया। जो शास्त्रज्ञ थे वो जो रिसर्च कर रहे थे वो उसका हार्ट पे इफेक्ट कितना अच्छा है उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे थे कि नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक मॉलिक्यूल रहता है
जो अगर अपने ब्लड वेसल्स में अच्छी तरह से मौजूद है तो ब्लड फ्लो अच्छा होता है। तो उसकी जो रिसर्च चल रही थी हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए, वो कितना उपयुक्त है ये रिसर्च चल रही थी। तो उसमें उन्होंने पाया गया कि ये मॉलिक्यूल देने से पुरुषों में यौन उत्तेजना आती है, उनका लिंग उद्दीपित हो जाता है, उनका इरेक्शन आता है, और उसके कारण फिर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ होने लग गया। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सिल्डेनाफिल है, वैसे टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, यूडेनाफिल, अभी एवेनाफिल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अभी मेडिकल फील्ड में मौजूद है और वो अलग अलग तरीके से यूज़ भी किए जाते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने ये खुद नहीं लेना चाहिए। अभी भी हमारे पास आने वाले तकरीबन 30 से 40% पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ये खुद ही ले लेते हैं। कोई भी दुकान में जाएंगे फार्मेसी की और उनको फार्मेसी वाले भी दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शेड्यूल्ड ड्रग है। शेड्यूल्ड ड्रग यानी जब तक डॉक्टर या स्पेशलिस्ट उसको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, उसके चिट्ठी पे लिख के नहीं देगा, तब तक फार्मासिस्ट ने उसको नहीं देना चाहिए। पर हमारे समाज में इतनी लीगैलिटी कोई पालता नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन एक व्यक्ति करके, हर एक व्यक्ति को जिसको भी ये प्रॉब्लम है, उसने जानना चाहिए कि ये कोई भी ड्रग जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता है तब तक वो ड्रग नहीं है, तब तक वो पॉइजन है। तो जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता तब तक ऐसी कोई भी, किसी दोस्त ने बोला या कोई फार्मासिस्ट ने बोला या कोई और किसी ने बोला, तो वो ड्रग नहीं लेना है। ये हमने सबने इतना जान लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये ड्रग्स जैसे उपयोगी है वैसे घातक भी हो सकते हैं। जिनका हार्ट कमज़ोर है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको और कुछ ड्रग्स चालू है, बहुत सारी अलग अलग आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीजेस है, थायराइड हार्मोन्स, डिप्रेशन, बहुत सारी दवाएं चालू रहती है हमारे आने वाले पेशेंट को। और उन्होंने ये ड्रग ले लिया तो वो बाकी के ड्रग्स और इनमें क्या इंटरेक्शन होंगी, बॉडी में उसका क्या घाटा होगा, ये किसी को पता नहीं रहता है। तो जिसको हम बोलते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन सबसे घातक है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जब तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर लिख के नहीं देता है तब तक ये ड्रग्स यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स यूज़ कर लिया यानी अपने आप इरेक्शन आएगा और सेक्स होगा, ऐसा भी नहीं है। सबने ये जानना जरूरी है कि जब तक वो व्यक्ति को उसकी लैंगिक भावनाएं उत्तेजित नहीं होंगी तब तक ये ड्रग का यूज़ भी नहीं हो सकता, उसका उपयोग भी नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ऐसा ड्रग लेके क्या फ़ायदा है? तो इसलिए खुद होके ऐसे ड्रग्स नहीं लेना है। लेकिन क्या होता है, बहुत बार लोग खुद ये ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। बहुत बार, अभी 2-3 बार पेपर में भी आ चुका है कि 1-2 लोगों की तो मौत हो चुकी है। वो अपने पार्टनर के साथ में कोई होटल में गए, वहाँ उन्होंने सेक्स का अनुभव किया, लेकिन क्या वो गोली का डोज ज़्यादा होने के कारण 1-2 केसेस में उनकी मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे इतना डेंजर क्यों लेना है हमने? तो बगैर डॉक्टर की जानकारी के, बगैर डॉक्टर के परामर्श के ऐसे ड्रग लेना घातक है, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता कि हमारे में कोई बीमारी है या भी नहीं है, हमारा हार्ट सक्षम है या नहीं है। डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो ये सब चीज़ें जानने के बाद प्रिस्क्राइब करता है। आपसे काफ़ी जानकारी लेगा, आपकी टेस्ट करेगा, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद में आपको वो उचित ड्रग या उचित दवाई लिखेगा। इसलिए खुद होके ये दवाई टालना चाहिए। अब दूसरा ये कि हर प्रॉब्लम ये दवाई से ठीक होता है, ये मानना भी गलत है, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये ऐसी स्थिति है कि ये मर्दों के ऊपर, आज हम हमेशा बोलते हैं कि सेक्स, ये पूरा दायित्व एक सक्सेसफुल सेक्स होने का ये मर्दों पे ज़्यादा है, क्योंकि जब तक इरेक्शन नहीं आएगा तब तक सेक्स नहीं होगा। कुछ लेडीज़ के भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि सेक्स नहीं होता है, पर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम जो कर रहे हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक ध्यान में रखना चाहिए कि इरेक्शन नहीं आया तो सेक्स ही नहीं हो पाता। इसलिए इरेक्शन की दारोमदार पूरी मर्दों पे होती है, तो मर्दों पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है। शादी के तुरंत बाद, जैसा मैंने बोला कि अगर शादी के तुरंत बाद पहले कुछ दिन काफ़ी लोगों में इरेक्शन न आना, सेक्स बराबर न होना, ये नेचुरल है, क्योंकि नई नई शादी होती है, विवाह पहली बार। अभी भी अपने समाज में शादी के बाद ही ज़्यादातर लोग पहला संबंध करते हैं, तो मेरा संबंध कामयाब होगा कि नहीं, मैं मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊँगा कि नहीं, ये भी बहुत सारी मन में विचार वो नए नए शादी हुए वाले लड़के में मन में रहते हैं। पार्टनर भी नया रहता है, वो लड़की ने भी पहली बार सेक्स का अनुभव उसको करना है,
उसके मन में भी काफ़ी भ्रांतियाँ रहती है। तो ऐसे में पहले दिन सेक्स सक्सेसफुल हो जाएगा ये सोचना भी गलत है, क्योंकि जो बोलते हैं ना एक दूसरे से तुम्हारा ये मिलना चाहिए, बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, मानसिक बॉन्डिंग, सेक्सुअल बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को जानकारी मिलना चाहिए, एक दूसरे के बॉडी के बारे में जानकारी होना चाहिए, और फिर सेक्स अच्छा होगा। तो बहुत बार तो जिसको हम बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड, कि पहले 2-4-5 दिन अच्छा नहीं होता, 10-15 दिन अच्छा नहीं होता, और फिर अपने आप अच्छा होना शुरू होता है। तो एकदम पहले ही दिन अगर आपका सेक्स अच्छा नहीं हुआ तो किसी ने भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी पहले ही दिन अच्छा नहीं हुआ कि चलो दूसरे दिन सेक्सोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर देशपांडे के पास जाना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एक 15-20 दिन, महीना भर आप खुद को टाइम दीजिए, एक दूसरे की सेक्सुअलिटी, एक दूसरे का शरीर एक्सप्लोर करिए, थोड़ा सा पढ़िए, जानकारी लीजिए, और उससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए। तो एकदम से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ तो मैं कोई बाज़ार में जाके कोई वायगरा जैसी गोली लेके आ जाऊंगा और खा लूँगा और उससे सेक्स अच्छा हो जाएगा, ये सोचना भी गलत है। क्योंकि ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, हमें होती है। क्योंकि आपको हम चेकअप करने के बाद आप में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते कि ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वो ड्रग आपको एकदम इतना भी घातक होगा कि नहीं, इसकी जानकारी हम डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसी को भी तुरंत शादी के बाद यौन समस्या आती है तो एक 2-3 चीज़ों का पालन करना आवश्यक है, कि एकदम से डरना या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख 10-15 दिन, महीना भर आप शांति से दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव करके प्रॉब्लम सॉल्व होता कि नहीं उसकी राह देखना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है कि जो पार्टनर को प्रॉब्लम होता है वो पार्टनर डिप्रेशन में जाता है और दूसरा पार्टनर उसको लांछन लगाना शुरू कर देता है कि तुम ऐसे ही थे, पहले से तुमको मालूम था क्या, फिर तुमने हमको बताया क्यों नहीं, तुमने हमने धोखा दे दिया। ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। और फिर वो एक लड़की अपने माँ बाप को बता देंगी, या लड़की को प्रॉब्लम है तो लड़का माँ बाप को बता देगा, फिर दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और फिर प्रॉब्लम बहुत छोटा रहने के बाद भी दोनों के मन एक दूसरे से इतने टूट जाते हैं कि उनको फिर से जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि सेक्स में आप ध्यान में रखिए, जो व्यक्ति से हम प्यार करते हैं, जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, जो व्यक्ति के साथ उसको छूने से, उसको देखने से, उसको आलिंगन देने से हमें यौन उत्तेजना आएंगी, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आएंगी, अगर वो व्यक्ति के साथ हमारे मन जुड़े नहीं है, हमारा झगड़ा हो रहा है, काफ़ी 2 फैमिलीज़ में फाइटिंग चल रही है ये मुद्दे पे, तो उनको ठीक करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माँ बाप लोगों ने भी समझ लेना चाहिए कि लड़कों को अगर कोई ऐसी यौन समस्याएं आती है, कि लड़की वालों माता पिता ने भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे दामाद में भी ऐसी यौन समस्या आती है तो उसका इलाज होता है। क्योंकि शादी के पहले किसी को पता नहीं रहता कि मुझे यौन समस्या आएगी कि नहीं आएगी, तो इसलिए उन्होंने हमको उल्लू बनाया, हमको धोखा दिया, ऐसा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। उसको शांति से लेना चाहिए। लड़की को भी अपने बताना चाहिए कि उनसे प्यार से रहे। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं, हम कपल काउंसलिंग के जब भी एक लड़का और लड़की को बुलाते हैं तो जिसको भी समस्या रहती है हम उसको बोलते हैं कि उसका दूसरा जो पार्टनर है, यानी लड़के को समस्या है तो लड़की और लड़की को समस्या है तो लड़का, ये हमारे एम्बेसडर है। क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन देयर बेडरूम्स। सो उसको आश्वस्त करने में, उसको रिलैक्स करने में वो पार्टनर का बड़ा योगदान होता है। सो पार्टनर का भी रोल बड़ा अहम है। तो इसलिए एक दूसरे को समझना, जान लेना, एक दूसरे को टेंशन नहीं देना, उसको उसके ऊपर आरोप नहीं करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो सकते, लेकिन फिर भी नहीं हुए तो डॉक्टर की मदद से हम बहुत सारे तो ऐसा है कि इनमें ये ड्रग्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ काउंसलिंग, समुपदेशन या सेक्स थेरेपी से भी लोग ठीक हो सकते हैं। पर क्या होता है कि काउंसलिंग, सेक्स थेरेपी से ठीक होने में टाइम लगता है, और सेक्स न होने के कारण ये मरीजों में इतना ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है कि हम लोग फिर कंबाइंड थेरेपी देते हैं, कि हम कुछ ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं और उनको ये सेक्स काउंसलिंग भी करते हैं, जिससे इनको रिजल्ट थोड़े से फास्ट आते हैं। तो सभी ने जानना चाहिए कि सेक्स समस्याएं किसी को भी आ सकती है। नए शादी के बाद में समस्या आने का प्रमाण ज़्यादा होता है, तो ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्स प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण भी आते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो कैसे कैसे अपने सेक्स लाइफ पे उसका असर होता है, इसका पूरे विस्तृत रूप से जानकारी
हम हमारे अगले एपिसोड में आपको देंगे ही। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।